Good morning, students. Welcome to the web classes. This is Sasikant sir, welcoming you again to the online classes. Today we are going to see subject elements of account, and the name of unit 1 is accounting and its terminologies for the 11th standard English medium. This is lecture number 2. So objectives of accounting. So in the previous lecture we had seen definition of accounting and characteristics of accounting. Now today we are going to see objectives of accounting. What are the objectives of accounting are? Objectives मतलब कि हम accounting क्यों prepare करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत है. The first is to keep permanent records of transaction. See, account का permanent record रखना ये बहुत ही अच्छी बात है. Why? देखो, कभी भी अकाउंटिंग की ज़रूरत कभी भी हो सकती है. जैसे एज एन एविडेंस हम कहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. या फिर हमें ये देखना है कि एक साल पहले बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा था, तो एक साल पुराने बुक्स ले आओ, एक साल पुराने रिकॉर्ड्स ले आओ, उसमें से चेक कर लो. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड. एक बार लिख दिया सो लिख दिया, वो हमेशा लिखा हुआ रहेगा. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू कीप टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन. हर एक ट्रांजेक्शन की इफेक्ट जानने के लिए कि उस ट्रांजेक्शन से हमें नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, जो ट्रांजेक्शन हमने किया उससे हमारे असेट्स आए या असेट्स गए, जो ट्रांजेक्शन हमने किया उससे कैश फ्लो आ रहा है या कैश फ्लो जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हमें अकाउंटिंग रखना ज़रूरी है. सो सेकेंड पॉइंट इज़ टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन. थर्ड पॉइंट इज़ टू नो द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे बहुत ज़्यादा बिजनेस को असर करता है. सो दैट इज़ नोन एज इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, सॉरी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स. सो टू नो दैट काइंड ऑफ फैक्टर्स इन द बिजनेस, accounting is necessary. So fourth point is to determine the tax liability. At the end of the year we need to pay the tax from the profit. So कितना टैक्स पे करना है ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा अकाउंटिंग से. On the basis of accounting information and the records we are preparing balance sheet and P&L account. उस P&L account से ही हमें पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कि हमें कितना टैक्स पे करना है. फिफ्थ पॉइंट इज टू नो द क्वांटम ऑफ पेएबल. सो टू नो द क्वांटम ऑफ पेएबल, हमें ये पता लगाने के लिए कि हमें टोटल कितना पैसा पे करना है. जैसे बैंक लोन मिला लो, क्रेडिटर्स मतलब जिससे उधार लेकर के आए हैं वैसे व्यक्तियों को मिला लो, और सब टोटल करो कि हमें टोटल कितना पैसा देना है. सो द फिफ्थ पॉइंट इज टू नो द क्वांटम ऑफ पेएबल. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी. टू नो द क्वांटम ऑफ रिसीवेबल, कि हमने कितना पैसा रिसीव करना है, कितना मिलने वाला है, वो जानने के लिए भी अकाउंटिंग इज नेसेसरी. टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ क्वार्टर, कि पूरे बिजनेस ने कैसा किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है. अगर अच्छा किया है तो प्रॉफिट कितना हुआ, वो जानने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है. सो दिस इज़ द सेवेंथ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. 8 to know the economic status of business. Economic status, what do you mean by economic status? So economic status मतलब कि बिजनेस का मार्केट में कैसा स्टेटस है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, कितने करोड़ का बिजनेस है, ये सारा जानना हो तो कहाँ से पता लगेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड से, अकाउंटिंग की जो रिकॉर्ड रखा है वहाँ से पता चलेगा. 9 टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड. अगर आपके बिजनेस में कुछ गलत हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, हाँ, तो वो पता लगाने के लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है. जैसे कि मान लो अकाउंटिंग रखने से क्या होता है कि हमें सब पता चल जाता है. जैसे कि छोटा सा बिजनेस लेते हैं, वो कैश बुक मेंटेन करता है कि सुबह कितना कैश था, पूरे दिन में कितने का गुड्स बेचा वो लिखा, कितने रुपए दिए वो लिख दिया, सारे पैसे लिख दिए, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया सब लिखा. एट द एंड ऑफ द ईयर कितना डे कितना आया, उसमें से कितना गया माइनस कर दो, जो बचा उतना बैलेंस होना चाहिए. अब आप चेक करो अपना जो काउंटर है वो उतना पैसा है या नहीं. अगर उतना पैसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई ट्रांजेक्शन आप भूल गए हो, तो कोई एरर रह गई है. भूल जाना मतलब एरर, और ऐसा लगता है कि कुछ भूले है ही नहीं, इसका मतलब कुछ फ्रॉड हुआ है, किसी ने पैसा निकाल लिए हैं. ठीक है, तो आप सीसीटीवी चेक करो, इससे ये आइडिया आ जाएगा कि क्या लोचा चल रहा है. टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं. टू कीप permanent record of transaction, to know the effect of each transaction, to know the influential character factors,
to determine the tax liability, to know the quantum of payable, to know the quantum of receivable, to measure profitability of business, to know economic status of business, to detect and avoid errors and frauds. Okay, so let's move to the next question, that is advantages of accounting. So what are the advantages of accounting? तो जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखे ऑलमोस्ट उसमें से आधे से ज़्यादा पॉइंट जो है हमारे एडवांटेज भी है. ठीक है, वन बाय वन एक पॉइंट देख लेते हैं. पॉइंट नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अवेल करवाने के लिए, हाँ, रिकॉर्ड होगा तो अवेल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा कुछ. देन टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस. सिर्फ बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाने के लिए भी ज़रूरी है. और नॉर्मली इसका मेन पर्पस अकाउंटिंग का है भी यही कि प्रॉफिटेबिलिटी पता लगाया जाए. टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टू टैक्स प्लानिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, के बिजनेस को हर साल टैक्स भरना पड़ता है अपने प्रॉफिट में से, तो कितना टैक्स भरना है वो पहले से प्लान करके रखने के लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है. 5th, डिसीजन मेकिंग. बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजन, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई नई ब्रांच ओपन करनी है, ठीक है, ऐसा कुछ भी करना है तो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है. जैसे कि एक एग्जांपल लूँ कि निकोल एरिया में हमारी कोई शॉप है, ठीक है, उस निकोल एरिया की शॉप बहुत अच्छी, वो निकोल एरिया की शॉप जो है वो बहुत अच्छी चल रही है. आप ऐसा चाहते हो कि एक और शॉप जो है वो वसराल एरिया में या फिर सीजी रोड में कहीं स्टार्ट की जाए, तो पहले ये तो हमें देखना पड़े कि जो निकोल एरिया में शॉप चल रही है वहाँ से कितना आउटपुट है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, कस्टमर सेगमेंट कैसा है, तो वो सारा कहाँ से पता चलेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलेगी. 6th इज एज एन एविडेंस. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो परमानेंट रिकॉर्ड है. परमानेंट रिकॉर्ड को आप एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हो जब ज़रूरत पड़े तब. कंपैरिजन विद पास्ट operation. Comparison with past operation, what do you mean? So it does it mean it's mean like in the last year or in the previous years मतलब 2-3-4 साल के अगर इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो पिछले साल के कंपैरिजन में हमने अच्छा किया है या नहीं किया है कैसे पता चलेगा. तो इस साल के रिकॉर्ड, इस साल के जो रिजल्ट्स हैं, लास्ट ईयर के जो रिजल्ट है, उन दोनों का कंपैरिजन करो तो पता चलेगा. सो टू कंपेयर विद द पास्ट ऑपरेशन अकाउंटिंग इज नेसेसरी. मोरल कंट्रोल मीन्स व्हाट, अगर कुछ कोई गलत करने वाला है, कोई फ्रॉड करने वाला है तो लोग नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि अकाउंटिंग में सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, पता लग जाएगा. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि गले में कितना पैसा है आपको पता लग जाता है. तो अगर आपका कोई एम्प्लॉई है तो वो अंदर से निकालने से डरेगा. क्यों डरेगा? क्योंकि उससे पता है कि जो ओनर है वो अकाउंट मेंटेन करता है, शाम को उसे पता होता है कि उसके पास कितना पैसा होना चाहिए. So 8th point is moral control. 9 is corrective measure. What is corrective measure? So corrective measure we can say, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो हम उसे सुधार सकते हैं, वैसा होने से रोक सकते हैं. That is corrective measures. So these were the advantages of accounting. So let's see the points again. Availability of accounting information, to know the profitability, to know the financial status, tax planning and valuation of business, decision making as an evidence, comparison with past operation, moral control and corrective measures. So these are the advantages of accounting. Let's see the limitation of accounting. क्या क्या limitation है? So limitation number 1, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. हम अकाउंटिंग में वही इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं जिसे फाइनेंशियली मेजर कर सकते हैं. जिन चीज़ों का फाइनेंशियल फॉर्म में नहीं लिख सकते वो अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाता. सो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड. इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आपके बिजनेस का कोई मैनेजर है, बहुत ही इफेक्टिव है, उसके वजह से बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और वो छोड़ करके चला गया किसी और बिजनेस में. तो ये जो इवेंट हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की यूँ समझो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगी. लेकिन मैनेजर चेंज हो गया, आप इसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कहीं नहीं लिख सकते. यूँ बोल सकते कितने रुपए का मैनेजर चेंज हो गया, हाँ नहीं, वो एक क्वालिटी है, हाँ, उसे मनी फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते. तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में नहीं लिखा जा सकता. सेकंड इज स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी. सो वी आर टेकिंग अजम्पशन हियर दैट द वैल्यू ऑफ मनी विल स्टेबल इन अकाउंटिंग. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है. एक्चुअल में इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की वैल्यू हर रोज बदलती रहती है, रुपए की नहीं, है ना.
जैसे रुपी अगेंस्ट डॉलर, तो हर रोज वो चेंज होता रहता है, तो उसे हम इग्नोर करते हैं अकाउंटिंग में। हम ऐसा अजम्पशन लेते हैं कि मनी की वैल्यू जो है वो स्टेबल है। थर्ड पॉइंट इज हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट मीन्स कि हम अकाउंटिंग में वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कुछ सेल किया मतलब वो ट्रांजैक्शन हो चुका मतलब वो हिस्ट्री। हम हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर को रिकॉर्ड नहीं करते। इज दैट क्लियर? सो हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस एंड events. Fourth, avoidance of market value. In the accounting we are just avoiding market value. कभी कभी हम कंसिडर भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम वी आर अवॉइडिंग मार्केट वैल्यू। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक ज़मीन खरीदी है, एक लैंड का एक टुकड़ा, यू हैव अ पीस ऑफ लैंड, सपोज द वैल्यू ऑफ दैट लैंड इज 10 लाख रुपीज़, लेकिन अकाउंटिंग में हर साल 10 लाख रुपया नहीं लिखा जाएगा, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा वेट करो, आगे टर्मिनोलॉजीज होगी उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, वो 10 लाख का जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल 10%, तो 1 लाख माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 9 लाख। अब हम अपने बुक्स में लिखने वाले हैं 9 लाख रुपीज़, लेकिन एक्चुअल में ज़मीन के भाव तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अकाउंटिंग में वैल्यू जो है कम लिख रहे हैं। सो दैट इज अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। फिफ्थ, यूज ऑफ एस्टिमेट्स। वी आर जस्ट यूजिंग एस्टिमेट्स, लाइक ये जो डेप्रिसिएशन मैंने बताया, जो आपको पॉइंट होपफुली समझ में नहीं आ रहा होगा, आई एम सर्टेनली नो, डेप्रिसिएशन है, बैड डेट रिजर्व है, ये सारी चीज़ें सिर्फ एस्टिमेट पे रखी जाती है। अब ये क्या है अभी मत पूछो, बाद में इसके सेपरेट पॉइंट्स आने वाले हैं, तब हम इसे डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज ड्यूअल स्टैंडर्ड्स। हमारे अकाउंटिंग में ड्यूअल स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं, मतलब कि कैपिटल, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज मैं यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हर एक के डबल मेजर्स हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हम कैपिटल में लिखते हैं, कुछ चीज़ें हम रेवेन्यू में लिखते हैं। ये सारी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हो तो एक काम करो, ये 6th पॉइंट को अभी छोड़ दो। ड्यूअल स्टैंडर्ड्स का जो टॉपिक है वो हम बाद में कवर कर लेंगे। अभी सिर्फ एज अ हेड पॉइंट आप लर्न रखो, याद कर लो कि कौन कौन से लिमिटेशंस हैं। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, use of estimate and dual standards. So these are the these are the called limitation of accounting. So friends, आज के लिए इतना ही, चलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय फॉर नाउ। आपका होमवर्क जो होगा वो क्या है, तो होमवर्क ये है कि आप जितने भी टॉपिक आज मैंने चलाए वो सारा आपको टेक्स्ट बुक में आपके होमवर्क बुक में लिखना है। क्वेश्चन लिखना है, जैसे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, और सारे हेड पॉइंट्स लिखना है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, सारे हेड पॉइंट्स लिखना है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, और सारे हेड पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो मिस मत करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ।